डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं पेपर में ब्रिटेन का संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। और ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद, प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन में क्यों महत्वपूर्ण है, किस प्रकार नियुक्ति होती है, किस प्रकार क्या इसकी शक्तियां हैं, क्या इसकी भूमिका है, आदि बिंदुओं के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली का ये यूट्यूब चैनल जो है, इस पर विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों द्वारा ये लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं। आप इन वीडियो को पूरा देखें और अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हम ब्रिटेन के संविधान में प्रधानमंत्री का पद। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है और साथ ही विकास का परिणाम भी है। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद भी एक विकास का परिणाम है, अर्थात ब्रिटेन में संविधान के किसी कानून या संसद के किसी कानून के माध्यम से प्रधानमंत्री पद का निर्माण नहीं किया गया। यह पूरी तरह से विकास का परिणाम है। ब्रिटेन में आज वर्तमान में प्रधानमंत्री का पद इतना महत्वपूर्ण, इतना प्रभावशाली और कई बार हमें इतना शक्तिशाली देखने को मिलता है कि इसे प्रधानमंत्रीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। ब्रिटेन को प्रधानमंत्रीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, क्या भूमिका है इसकी, क्या इसका नियुक्ति कैसे होती है। देखें, हम ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका दो प्रकार की है, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के तौर पर हमने राजा के बारे में देखा और वास्तविक कार्यपालिका के तौर पर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कहावत है कि प्रधानमंत्री समारोह में प्रथम होता है, अर्थात प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में जो बाकी मंत्री हैं उनमें प्रथम स्थान रखता है। और मॉर्ले ने टिप्पणी की है प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल रूपी मेहरा भवन की आधारशिला, कि पूरा मंत्रिमंडल जो है वो किस पे टिका हुआ है, प्रधानमंत्री पद के ऊपर टिका हुआ है। तो ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होने के कारण हम देखें कि प्रधानमंत्री की जो भूमिका है, प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, कार्य हैं, फंक्शंस हैं, वो बड़े व्यापक हैं। वह शासन के निर्माण से लेकर के शासन का संचालन करता है, वह कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका को भी नेतृत्व प्रदान करता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री पद एक अपने आप में काफी प्रभावशाली और व्यापक पद है। ब्रिटेन का संविधान विकास का परिणाम है, प्रधानमंत्री का पद भी विकास का परिणाम है। तो हम देखें कि हमें पहली बार ब्रिटेन में ही प्रधानमंत्री का जो पद दिखाई देता है, वो प्रधानमंत्री का पद हमें 1721 में 1721 ईस्वी में दिखाई देता है। और आपको बताया गया कि साहब ब्रिटेन का पहला अनौपचारिक प्रधानमंत्री जो है वो रॉबर्ट वॉलपोल को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब राजा जॉर्ज द्वितीय ने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया, तो मंत्रिमंडल के किसी वरिष्ठ सदस्य को मंत्रिमंडल की बैठकों का अध्यक्षता करने का काम मिला। और ये काम सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा किया गया। तो इस कारण रॉबर्ट वॉलपोल को ब्रिटेन का प्रथम अनौपचारिक प्रधानमंत्री कहा जाता है। और पहली बार संसद ने अपने कानून के माध्यम से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद को मान्यता प्रदान की। इससे पूर्व प्रधानमंत्री के पद को राजकोष का प्रथम फर्स्ट लॉर्ड ऑफ पब्लिक एक्सचेकर के रूप में मान्यता प्राप्त थी। 1937 में ब्रिटेन की संसद ने ताज के मंत्रियों का अधिनियम पारित किया और इसी अधिनियम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को मान्यता प्रदान की गई, बाकायदा इसका वेतन दिया गया और इसका निवास स्थान 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो प्रधानमंत्री का औपचारिक निवास है। तो प्रधानमंत्री का पद विकास का परिणाम है। दूसरी बात हम देखें, प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यता होना जरूरी है, क्वालिफिकेशंस। तो हम बात करें, ब्रिटेन का संविधान इस मामले में पूरी तरह मौन है, अर्थात प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यताओं के बारे में औपचारिक तौर पर कोई डेफिनेशन, कोई डिफाइन नहीं किया गया है।
यह अभी समयों का परिणाम है, लिखित अलिखित परंपराओं का परिणाम है। तो दो बड़ी परंपराएं विकसित हुई, दो बड़ी परंपराओं में कि प्रधानमंत्री को संसद का सदस्य होना चाहिए, और संसद में भी हम देखें कि लोक सदन का सदस्य होना चाहिए। लोक सदन, आपको बताया गया कि ब्रिटिश संसद में दो सदन हैं, उच्च सदन लॉर्ड सभा और निम्न सदन लोक सदन कहा जाता है, जिसे हम दूसरा नाम भी देते हैं साहब, वो है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद के लिए बनने के लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति किसका सदस्य होना चाहिए, लोक सदन का सदस्य होना चाहिए। और दूसरी आवश्यकता प्रधानमंत्री पद के लिए जो है वो ये है कि उस व्यक्ति को लोक सदन में बहुमत का विश्वास हासिल होना चाहिए, अर्थात बहुमत दल के नेता को ही क्या नियुक्त किया जाएगा, उसके पास बहुमत दल का विश्वास होना चाहिए। तो ये दो योग्यताएं हैं क्या बनने के लिए, प्रधानमंत्री पद हासिल करने के लिए। इसके अलावा देखिए ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की क्या की जाती है साहब, नियुक्ति की जाती है। गौर करने लायक है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, प्रधानमंत्री की क्या होती है साहब, नियुक्ति होती है। ये नियुक्ति कौन करता है, यह है ब्रिटेन का कौन करता है साहब, राजा करता है। अब राजा के सामने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति करने के लिए कुछ परंपराएं स्थापित हुई। स्वयं विवेक का प्रयोग नहीं करेगा, अपितु कुछ स्थापित परंपराएं हैं, उन परंपराओं का उन्हें पालन करना होगा। वो कौन सी परंपराएं हैं, वो परंपरा ये है कि साहब लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राजा द्वारा क्या नियुक्त किया जाएगा, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो यहां हम देखें कि एक स्थापित परंपरा है, तो राजा को अपने स्वविवेक की प्रयोग करने की। हाँ, कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जब सदन में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, या हम देखें कि राष्ट्रीय संकट के समय जब संयुक्त मंत्रिमंडल का निर्माण करना हो तो उस समय प्रधानमंत्री पद पर कोई एक राय नहीं बने, या हम देखें कि साहब किसी एक दल को बहुमत तो प्राप्त हो गया है पर उस दल के सदस्यों के बीच दल के नेतृत्व करने को लेकर के विवाद बना हुआ है। तो उस स्थिति में भी राजा अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। पर ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, दलीय अनुशासन हमें बड़े अच्छे रूप में देखने को मिलता है। तो ऐसी परिस्थितियां बहुत न्यून रूप में देखने को मिलती हैं, अल्प रूप में बहुत कम देखने को मिलती हैं। प्राय राजा उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसके पास बहुमत दल का क्या है साहब, विश्वास हासिल है। इसके अलावा हम देखें कि अब आगे बढ़े, प्रधानमंत्री के कार्य क्या है, वो कौन कौन से फंक्शंस हैं, उसके राइट्स क्या है, वो अधिकार, वो कौन सी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो हम इस चीज को क्रम से विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देखिए साहब, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है और इसी के साथ शासन का अध्यक्ष भी है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। तो सरकार के निर्माण से लेकर के शासन का संचालन, कार्यपालिका को नेतृत्व और संसदात्मक व्यवस्था में तो विधायिका को भी नेतृत्व प्रदान करने का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री की इस व्यापक भूमिका को हम विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला काम है मंत्रिमंडल का निर्माण करना। मंत्रिमंडल शासन में परामर्श सलाह देने के लिए, शासन के विभिन्न कार्यों को करने के लिए, विभिन्न विभागों का संचालन करने के लिए, विभागों की नीति को लागू करने के लिए राजा को प्रधानमंत्री एक मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। अब मंत्रिमंडल में जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं वो राजा द्वारा किए जाते हैं, परंतु यहाँ हमें ये समझने की आवश्यकता है कि राजा अपनी पसंद के मंत्रियों की नियुक्ति नहीं करता, अपितु प्रधानमंत्री द्वारा जो सूची सौंपी जाती है, जो लिस्ट दी जाती है, उसी के अनुरूप राजा द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह एवं परामर्श के आधार पर पूरी तरह से मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रधानमंत्री का पूरी तरह से स्वविवेक होता है। और यहाँ हमें ये देखने की आवश्यकता है, व्यवहारिक तौर पर ये समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय अपने उस दल में वरिष्ठ सदस्यों का, उनके अनुभव का, उनकी योग्यताओं का और विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों आदि को या नौजवानों का है, देश के विभिन्न भागों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में बनाए रखता है, जिससे एक संतुलित मंत्रिमंडल का निर्माण हो सके। तो मंत्रिमंडल का निर्माण करना। इसके अलावा हम देखें कि मंत्रिमंडल के विभिन्न विभागों के बीच, मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्यों के बीच वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, डिफरेंट पोर्टफोलियोज, विभिन्न विभागों का वितरण करना। मंत्री शासन संचालन एक बड़ा व्यापक कार्य है, तो इस व्यापक कार्य को विभिन्न मंत्रियों के बीच बांटा जाता है। गृह विभाग, रक्षा विभाग, विदेश विभाग, वित्त विभाग। तो ये वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये पद विभिन्न मंत्रियों को सौंपे जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी सौंपना, ये उत्तरदायित्व सौंपना किसका काम है, प्रधानमंत्री का काम है।
इसके अलावा समय समय पर मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं। सप्ताह में 2 बार मंत्रिमंडल की बैठकें की जाती हैं। तो उन मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अध्यक्षता करने के साथ साथ मंत्रिमंडल में किन विषयों पर चर्चा की जानी है, उनकी कार्यसूची और मंत्रिमंडल में जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों की प्रक्रिया में पूरी तरह से हम देखें गोपनीयता के नियम का पालन किया जाता है। और हम देखें कि सबको अपनी राय रखने का अधिकार होता है, परंतु अंतिम निर्णय प्रक्रिया को प्रधानमंत्री अपनी नेतृत्व भूमिका के कारण अपने पक्ष में प्रभावित कर सकता है। कई बार किन्हीं मुद्दों पर मंत्रिमंडल की बैठकों में विवाद या हम देखें सहमति नहीं बन पाती, तो ऐसी स्थिति में मतदान के माध्यम से, बहुमत के माध्यम से भी निर्णय लिए जाते हैं। परंतु प्रधानमंत्री का नेतृत्व अगर प्रभावशाली है तो मंत्रिमंडल की निर्णय प्रक्रिया को प्रधानमंत्री अपने अनुरूप प्रभावित कर सकता है। तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, मंत्रिमंडल के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, जो अलग अलग विभाग हैं, चाहे वो वित्त विभाग है या गृह विभाग है या विदेश विभाग है या शिक्षा कृषि है, तो ये विभिन्न विभाग जो हैं शासन संचालन एक समग्र कार्य है। तो इस समग्र कार्य को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल को एक टीम के रूप में काम करना पड़ता है, एक यूनिट के रूप में काम करता है। और यूनिट को कार्य करने के लिए इन विभिन्न विभागों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना, समन्वय होना। तो ये समन्वय की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। इसके अलावा हम देखें कि समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का पुनर्गठन भी करता है, रिसफल भी करता है। अगर कोई मंत्री अपने दायित्वों का निर्वहन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उचित प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, या उनके ऊपर किसी प्रकार के आरोप लगते हैं या दुराचरण करते हैं, तो ऐसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल से प्राय बाहर निकाल दिया जाता है, पदमुक्त कर दिया जाता है और दूसरे लोगों को मौका दिया जाता है। तो कभी इस प्रकार किस विभाग, किस मंत्री को किस पद पर रखना है, कौन सा विभाग देना है, कब हटाना है, ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री का स्वविवेकीय अधिकार माना जाता है। और आवश्यकता पड़ने पर नए सदस्यों को मंत्रिमंडल में समय समय पर शामिल किया जाता है। तो ये मंत्रिमंडल रूपी टीम का जो कैप्टन है, कप्तान है, वो कप्तान किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि कार्यपालिका का नियंत्रण, कार्यपालिका का नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है। तो यहाँ मंत्रिमंडल के ऊपर नेतृत्व है, नियंत्रण है, उसका संचालन है, उसका निर्देशन है। इस प्रकार के कार्यों से प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का क्या हो जाता है? सब नेतृत्वकारी भूमिका में हमें दिखाई देता है। इसके अलावा शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग, कि चाहे देश का आंतरिक शासन हो या बाह्य शासन, जो राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न है, उन राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों के ऊपर हम देखें प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की छाप हमें दिखाई देती है। निर्णय निर्माण से लेकर के जो शासन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों के निर्माण से लेकर के या विदेश समझौते संधि की जाती हैं, उन पर भी हमें प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का प्रभाव देखने को मिलता है। तो शासन का संचालन की, शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन, किसके माध्यम से कौन करता है? सब प्रधानमंत्री करता है। किस प्रकार करता है कि सदन में हम देख रहे हैं कि जो विभिन्न विषय रखे जाते हैं, उन विभिन्न विषयों को संसद को जानकारी देना, विभिन्न सरकारी विधेयक जो रखे जाते हैं, उन सरकारी विधेयकों के बारे में सबसे पहले जानकारी सदन को किसके द्वारा दी जाती है? हम देखें कि प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है। चाहे वित्त मंत्री बजट का निर्माण करता है, बजट पेश करता है, परंतु बजट का निर्माण या बजट पेश करने से पहले प्रधानमंत्री को इन सारे बारों में जानकारी दी जाती है और प्रधानमंत्री ही तय करता है कि बजट किस दिशा में, किस उद्देश्य के लिए, किस प्रकार का होगा। इसके अलावा हम देखें कि जो चाहे वो सदन को आमंत्रित करना हो या हम देखें कि सदन का संचालन हो, प्रधानमंत्री लोक सदन के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के साथ मिलकर के सदन के कार्य संचालन का निर्धारण करता है। या हम देखें कि विभिन्न विषयों का क्रम निर्धारण हो या सदन का सत्रावसान हो, ये सब बातें किसके ऊपर प्रभावित करती हैं? प्रधानमंत्री के ऊपर प्रभावित करती हैं। तो शासन का संचालन भी हम देखें प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हम देखें राजा और मंत्रिमंडल की मध्य कड़ी, राजा और मंत्रिमंडल की, राजा शासन का औपचारिक अध्यक्ष है और वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच में हाथों में निहित हैं। शासन के सारे काम किसके नाम से? राजा के नाम से किए जाते हैं, परंतु वास्तविक रूप से उन कामों को कौन करता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल द्वारा जो सलाह दी जाती है, जो परामर्श दिया जाता है, उसी सलाह एवं परामर्श के आधार पर राजा द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल द्वारा क्या निर्णय लिए गए, किन विषयों पर क्या चर्चा की गई, उनकी समय समय पर जानकारी राजा को किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान की जाती है। और
राजा की जो कई बार राजा को मार्गदर्शन या राजा को जो मार्गदर्शन की जो बातें हैं उनको मंत्रिमंडल के से परिचित कराना, तो इन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम, एक पुल का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसके अलावा लोक सदन का नेतृत्व, लोक सदन का नेतृत्व संसदात्मक शासन प्रणाली है। संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में हमें घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। तो लोक सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है प्रधानमंत्री, उसकी बैठकों में भाग लेता है। जब सरकार की आलोचना होती है, मंत्रिमंडल की आलोचना होती है, तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री सरकार को बचाने का महत्वपूर्ण काम करता है। लोक सदन में कौन से सरकारी विधेयक कब लाए जाएंगे, किस रूप में वो पेश किए जाएंगे, उनके रूप में सबसे पहला आधिकारिक व्यक्तित्व, चाहे वो राष्ट्रीय संकट हो, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री सदन को उन चीज़ों से परिचित कराता है। इसके अलावा हम देखें कि लोक सदन कब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, कब सत्रावसान होगा, ये सब तय कौन करता है? प्रधानमंत्री तय करता है। अगर लोक सदन प्रधानमंत्री की भावना के अनुरूप अपना काम नहीं करे तो ऐसी स्थिति में अंतिम विकल्प के तौर पर प्रधानमंत्री राजा को परामर्श दे सकता है कि लोक सदन को समय से पहले भंग किया जाकर नए आम चुनाव करा लिए जाए। तो राजा ऐसा परामर्श के आधार पर लोक सदन को समय से पहले भंग कर सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि विधायिका को भी नेतृत्व प्रदान करने का काम कौन कर रहा है? अब प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कर पाता है? प्रधानमंत्री दलीय अनुशासन के आधार पर, क्योंकि जिस दल का बहुमत होता है उस दल का नेता होता है। तो उस दल का नेता होने के कारण, दलीय अनुशासन की परंपरा होने के कारण, विहिप की व्यवस्था होने के कारण हम देखें कि जिस विधेयक को जिस रूप में पारित कराना आवश्यक समझता है प्रधानमंत्री, उस तरह से पारित करा लेता है। जिस तरह से सदन को चलाना आवश्यक समझता है उस तरह से सदन को चला लेता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो विभिन्न आलोचनाएं या विभिन्न, तो सदन का जब तक उसे विश्वास मत हासिल है, उस सदन का नेतृत्व बड़ी आसानी से प्रधानमंत्री द्वारा कर लिया जाता है। इसके अलावा हम देखें कि शासन का संचालन करने के लिए विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां, चाहे लोक सेवकों की नियुक्तियां हैं बड़े पदों पर, या राजनयिकों की, उच्चायुक्तों की नियुक्तियां हैं, या हम देखें कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्तियां हैं, सेना अध्यक्षों की नियुक्तियां हैं, न्यायाधीशों की नियुक्तियां हैं, बड़े आयोगों, बड़े बोर्डों की नियुक्तियां हैं। तो वास्तविक रूप में ये सारी नियुक्तियां जो हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती हैं और प्रधानमंत्री सलाह देता है किसको? राजा को। राजा उन्हीं नियुक्तियों को करता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर राजा द्वारा ये नियुक्तियां की जाती हैं। उपाधि, हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन में विभिन्न प्रकार की उपाधियां, टाइटल्स दिए जाते हैं। जैसे पियर की उपाधि है, नाइट की उपाधि है। तो ये पियर और नाइट की उपाधि जो है सरकार द्वारा जो राजा को जो परामर्श दिया जाता है उसके आधार पर ही ये उपाधियां प्रदान की जाती हैं। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के पास व्यापक शक्तियां हैं, उसका कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत है। कार्यपालिका का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है, मंत्रिमंडल को, विधायिका को नेतृत्व प्रदान करता है और देश के शासन संचालन में उसकी अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो वैदेशिक मामले हों, चाहे वित्तीय मामले हों, और विशेष तौर पर राष्ट्रीय संकट के समय वह देश को नेतृत्व प्रदान करता है। राष्ट्रीय नायक के रूप में उसकी भूमिका हमें दिखाई देती है। तो ब्रिटेन में इन सारी परिस्थितियों को देख करके कई संवैधानिक विशेषज्ञ अपनी ये राय जाहिर करते हैं, अपना ये अभिमत बताते हैं कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री एक तानाशाह के रूप में है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एज ए डिक्टेटर। क्या वास्तव में ऐसा है? तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के तौर पर हमें ये जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद को नियंत्रित करती हैं। तो वास्तविक तौर पर सिक्के का दूसरा पहलू ये है, ये कहा जाता है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री एक तानाशाह नहीं है, उसके ऊपर नियंत्रण की पर्याप्त साधन है, पर्याप्त परंपराएं हैं, पर्याप्त संस्थाएं हैं जो प्रधानमंत्री को उत्तरदायी बनाती हैं। तो ये उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए कौन कौन से साधन काम में लिए जाते हैं, कौन कौन सी परंपराएं हैं। तो यहाँ हम देखें कि सबसे बड़ा नियंत्रण प्रधानमंत्री के ऊपर जो है उसके स्वयं के राजनीतिक दल का है, अर्थात जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करता है उस पॉलिटिकल पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं या दूसरे सदस्य जो हैं वो प्रधानमंत्री को मनमर्जी करने से, मनमानी करने से रोकते हैं, अर्थात उसके निर्णयों के प्रति अपना समर्थन नहीं देते। इसके अलावा प्रधानमंत्री को अपने पद पर बने रहने के लिए लोक सदन का निरंतर बहुमत प्राप्त होना चाहिए। तो अगर प्रधानमंत्री पद पर संसद में मनचाहे कानून लाए जाते हैं तो संसद ऐसे कानूनों को पारित करने से मना कर सकती है। इसके अलावा हम देखें और सबसे अंतिम विकल्प के तौर पर अगर प्रधानमंत्री द्वारा लोक सदन की इच्छाओं का उल्लंघन किया जाता है तो लोक सदन अपने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री को अपने पद से मुक्त कर सकती है, अपने पद से हटा सकती है। तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी
एक प्रधानमंत्री की को अकाउंटेबल बनाने के लिए, उत्तरदायी बनाने के लिए, और ब्रिटेन में दलीय अनुशासन की व्यवस्था है, पार्टी विहिप की व्यवस्था है, इन सारी व्यवस्थाओं के होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दल, उसकी विचारधारा आदि का सम्मान करता है, उसके सीनियर लीडर्स का सम्मान करता है। दूसरा महत्वपूर्ण नियंत्रण है प्रधानमंत्री के ऊपर लोक सदन का नियंत्रण। हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि ब्रिटेन का लोक सदन कहा जाता है या निम्न सदन कहा जाता है, तो वो भी प्रधानमंत्री को उत्तरदायी बनाए रखता है। सदन में प्रश्न पूछ करके, उसके प्रस्तावों से हम देखें कटौती प्रस्ताव ला करके, निंदा प्रस्ताव ला करके, और अंतिम विकल्प के तौर पर अविश्वास प्रस्ताव ला करके प्रधानमंत्री को सतत रूप से उत्तरदायी बनाया जाता है। और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण नियंत्रण है जनमत का नियंत्रण। ब्रिटेन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक आदर्श उदाहरण है और ब्रिटेन में जनतांत्रिक विकास का परिणाम है। और इस जनतंत्र के विकास में हम देखें ब्रिटिश नागरिकों की राजनीतिक चेतना या उनकी राजनीतिक प्रबुद्धता, तो यह ब्रिटेन में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के संचालन में, चाहे ब्रिटेन में संविधान लिखित तौर पर नहीं है, पर राजनीतिक चेतना ब्रिटिश नागरिकों में इतनी प्रबल है कि वे अपनी संस्थाओं, परंपराओं का बखूबी से पालन करते हैं। और जो सरकार इनका उल्लंघन करती है, प्रधानमंत्री जो इनका उल्लंघन करता है, उन्हें अगले चुनावों में जनता द्वारा पद से हटा दिया जाता है, अर्थात नई सरकार स्थापित कर दी जाती है। तो इन सब बातों के मद्देनजर हम देखते हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चाह कर भी क्या नहीं बन सकता, तानाशाह नहीं बन सकता। ये सारी विशेषताएं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को सतत रूप से उत्तरदायी बनाती हैं। किसके प्रति? लोक सदन के प्रति, और भी देखें हम जनता के प्रति। तो व्यवहारिक तौर पर ब्रिटेन एक दुनिया की आदर्श लोकतंत्रात्मक संसदात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है और जिसकी प्रमुख विशेषता होती है उत्तरदायित्व। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी एक उत्तरदायी शासन अध्यक्ष है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है? वह तानाशाह भी नहीं है, और जब इतनी शक्तियां वो प्रयोग करता है, और कई बार हम कह रहे हैं कि साहब ब्रिटेन की शासन प्रणाली को हम शुरू में राजतंत्रात्मक थी, बाद में व्यवस्था संसद के हाथों में आ गई, संसदीय सर्वोच्चता स्थापित हो गई। फिर हम देख रहे हैं कि साहब संसद को भी मंत्रिमंडल नेतृत्व करता है, और मंत्रिमंडल को भी कौन नेतृत्व कर रहा है? प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहा है। तो कई लोग कहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री शासन प्रणाली है, तो प्रधानमंत्री शासन प्रणाली है, तो इसके साथ हमें समझना जरूरी है कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो देखिए साहब, ब्रिटेन में शासन की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए प्रधानमंत्री का पद जो है वह परिस्थिति सापेक्ष है, अर्थात उसके व्यक्तित्व को या उसके स्थिति को, उसकी शक्तियों को कई अन्य तत्व प्रभावित करते हैं। व्हाट आर दीज एलिमेंट्स दैट डिसाइड द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन ए प्रैक्टिकल मैनर। तो हम देखें कि साहब दल पद्धति जो है, दल संबंधी तत्व जो है, कि प्रधानमंत्री की अपनी पॉलिटिकल पार्टी में पोजीशन क्या है, वह अपनी पॉलिटिकल पार्टी में राजनीतिक सूझबूझ के साथ कितना नियंत्रण स्थापित कर पाता है, उस अपने पॉलिटिकल पार्टी को कितना नेतृत्व प्रदान कर पाता है, पॉलिटिकल पार्टी के विभिन्न लीडर्स के बीच में, विभिन्न दलों के बीच में किस प्रकार सहमति या समन्वय बना पाता है और किस प्रकार अपने विरोधियों को शांत कर पाता है, यह उसकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, उसके राजनीतिक कौशल के ऊपर निर्भर करता है, उसकी सूझबूझ के ऊपर निर्भर करता है। तो ये तत्व प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रभावित करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हम देखें कि प्राइम मिनिस्टर का खुद का व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व हम देखें ब्रिटिश के राजनीतिक इतिहास में कुछ ऐसे महान प्रधानमंत्री हुए, चाहे हम उनमें ग्लैडस्टोन का नाम ले सकते हैं, सर रॉबर्ट पील का नाम ले सकते हैं, या उसमें विंस्टन चर्चिल का नाम ले सकते हैं, या मार्गरेट थैचर का नाम ले सकते हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो अपने व्यक्तित्व की वजह से ब्रिटिश को, राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान किया राष्ट्र नायक के रूप में। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री अगर धैर्यवान है, अगर हम देखें कि उच्च चारित्रिक गुणों वाला है, या हम देखें राजनीतिक सूझबूझ उसमें है, या उसका संप्रेषण भाषण शैली बहुत अच्छी है, वह लोगों से अपनी बात कम्युनिकेट करने में बड़ा अच्छा तरीके से काम लेता है और सदन को या मंत्रिमंडल को अपने विश्वास में निरंतर बनाए रखता है, दल में उसकी स्थिति मजबूत है, तो ये सब गुण अगर उसके व्यक्तित्व में मौजूद हैं तो निश्चित रूप से उसकी जो स्थिति है वो बड़ी प्रभावशाली होगी। इसके अलावा हम देखें कि तत्कालीन परिस्थितियां, हम जानते हैं कि इतिहास में जब भी संकट आते हैं तो वो परिस्थितियां क्या पैदा करती है? नायक पैदा करती है, हीरोज पैदा करती है। तो ब्रिटेन के इतिहास में जब भी राष्ट्रीय संकट आए, चाहे वो युद्ध के रूप में है, चाहे वो आर्थिक मंदी के रूप में है, तो ऐसे नेता पैदा हुए जिन्होंने बखूबी के साथ उन नियमों, उन परिस्थितियों का, उन संगठनों का सामना किया और जन अपेक्षाओं पर खरे उतरे। तो इस प्रकार अगर उन समस्याओं, संगठनों का अगर वो आसानी से
कुशलता पूर्वक क्या कर लेते हैं, समाधान कर सकते हैं, देश को विकास के रास्ते पर अग्रसर करते हैं, तो वो प्रधानमंत्री हम देखें जनता में एक नायक के रूप में उनकी छवि स्थापित हो जाती है। तो यह तत्व भी प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति को प्रभावित करता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अपने आप में एक शक्तिशाली, महत्वपूर्ण, प्रभावशाली है। वो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है, वह मंत्रिमंडल को नेतृत्व देता है। ये सब बातें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बारे में हमें जानना जरूरी है और यह बड़े महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप एग्जाम की दृष्टि से तैयार करें और हमारा यूट्यूब चैनल जो है कॉलेज का, उसको अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरे विद्यार्थियों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। 10 मिनट